Good evening. In order to draw your attention towards some of the points where we normally commit mistakes inadvertently while having conversation with someone or writing something in English, I have brought those points to you under the chapter Noteworthy Points and Sentences. कुछ गलतियां अनजाने से हम लोगों से हो जाती है और उसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इन सारी पॉइंट्स को आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. So let's learn point number one. Point number one, put your sign here. Wrong. This is wrong. हम लोग क्या कहेंगे? Put your signature here. Signature here. Now this sentence will be the correct sentence. अब लेट्स अंडरस्टैंड वन स्मॉल थिंग. एक छोटी बात समझें. नोट में याद रखना है साइन इन फैक्ट दिस इज वर्ब. और जब साइन क्या होता है? ये वर्ब होता है. तो जब ये वर्ब होता है तो इसको ऐसे बोलेंगे जैसे काम होने का बोध हो रहा है. And when sign is verb, we shall speak in such a way as it refers to an action. इसको साइन जब वर्ब होता है तो इसको हम ऐसे बोलेंगे जैसे इस काम का बोध जो कराता हो. तो इसका मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे? हस्ताक्षर करना. हस्ताक्षर करना यानी कि ये वर्ब है. एंड दिस सिग्नेचर इन फैक्ट इज a noun, and signature here is a noun. So we'll have to speak this term, we shall have to utter this term in such a way as it doesn't refer to an action. इसको ऐसे जब ये नाउन है तो इसे ऐसा बोलना होगा जैसे कि ये काम फंक्शन यानी काम होने का बोध ना हो. इस तरीके से बोलना होगा. यानी सिग्नेचर का मतलब क्या होगा? हस्ताक्षर करना नहीं. तो साइन वर्ब है. जब वर्ब है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर करना. एंड सिग्नेचर जब ये नाउन है तो इसे ऐसे बोलेंगे जिससे काम होने का बोध ना हो. यानी ये इसका मतलब सिर्फ आएगा हस्ताक्षर. नाउ लुक एट दिस पॉइंट. पुट योर साइन हेयर. व्हेन साइन itself इज अ वर्ब, जब साइन खुद है ही वर्ब है ही, जब साइन का मतलब हस्ताक्षर करना हो ही गया तो फिर ये पुट लिखने की ज़रूरत नहीं है. और अगर पुट लिखते हैं तो यानी करना का मीनिंग अगर लिखते हैं तो करना का मीनिंग हो गया. तब तो सिर्फ सिग्नेचर चाहिए. सिग्नेचर लिखेंगे तो या तो हम लिखें पुट योर सिग्नेचर हेयर या फिर साइन हेयर. इन दोनों में से कोई हम एक करेंगे. या तो ये करेंगे या ये करेंगे. साइन यहाँ पर मतलब दे दिया हस्ताक्षर करना. यहाँ हस्ताक्षर करो. साइन वर्ब है, हस्ताक्षर करना पूरा का मतलब दे दिया. यहाँ पर सिग्नेचर सिर्फ हस्ताक्षर का मीनिंग दे रहा है क्योंकि ये नाउन है. तो सिर्फ हस्ताक्षर का मीनिंग दे रहा है तब करना का तो मीनिंग देना होगा अलग से. इसलिए हम लोग करते हैं पुट योर सिग्नेचर हेयर. और यहाँ पर क्या हो गया? पुट योर साइन हेयर. तो साइन का मतलब हस्ताक्षर करना हो ही गया. फिर पुट लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. एंड इसको ए बना लो. और लेट्स लर्न वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस टर्म साइन. कहता है प्लीज साइन ऑन दिस बिल. रॉन्ग. दिस ऑन विल बी एलिमिनेटेड. आप सिर्फ कहें please sign this bill. So this will be the correct expression. यानी साइन के बाद प्रीपोजिशन ऑन हम लोग नहीं लगाते हैं. Now point number two. He wants to join lecturership. No, wrong. क्या होना चाहिए? He wants to join lecturership. He wants to join lectureship. Take care. Point number 3.
ही इज़ अ फैमिली मैन, वह एक परिवार वाला व्यक्ति है, गलत, दिस इज रॉन्ग, दिस फैमिली मैन, ऐसे नहीं बोलते हैं वह एक परिवार वाला व्यक्ति है, ही इज़ अ फैमिली मैन, नो, क्या कहेंगे, ही इज़ अ मैन विद अ फैमिली, ऐसे बोलते हैं, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 4 सेज गुड नाइट सर, हैव योर सीट प्लीज, गलत, दिस इज रॉन्ग, यू प्लीज लुक एट दिस वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इसे देखें और पढ़ें। सेंटेंस पढ़ने से द वे दिस सेंटेंस इज रिटन, इट सिंपली मेक्स अस फील दैट यस समबडी इज मीटिंग अनदर वन। इस सेंटेंस को पढ़ने से बिल्कुल लगता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल रहा है। गुड नाइट सर, आइए बैठिए। इन फैक्ट गुड नाइट इज अ टर्म दैट इज बिडन एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। दरअसल गुड नाइट एक शब्द है, जब जुदा होते समय इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जब जाते वक्त, यानी एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, एट द टाइम ऑफ डिपार्चर वी यूज द वर्ड गुड नाइट नहीं, लेकिन जिस संदर्भ में ये लिखा हुआ है वो लग रहा है कि वो बिल्कुल, इट इज़ क्वाइट एविडेंट, हैविंग सीन दिस सेंटेंस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई ये अभी व्यक्ति किसी से मिल रहा है, और मिलते वक्त गुड नाइट नहीं, कहते हैं गुड इवनिंग सर, हैव योर सीट प्लीज। So this will be the correct expression. Take care. Questions are often asked in the examinations. Let's move ahead. Point number 5. Point number 5. Please write with ink. Wrong. ये गलत है. Correct expression क्या होगा? Please write in ink. Now this is correct. In, not with. Point number 6. This is a true fact. Wrong. ये ट्रू फैक्ट, फैक्ट का मतलब तथ्य, फैक्ट हमेशा सत्य होता ही है, आपको ट्रू लगाने की जरूरत नहीं है। सो द करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी दिस इज अ फैक्ट। नाउ दिस इज वन इज करेक्ट। पॉइंट नंबर 7, माई फादर इज इन द टीचिंग लाइन, दिस सेंटेंस इज स्पोकन टू मच, तो आप याद रखें ये गलत है। माई फादर इज इन द टीचिंग लाइन, नॉट my father is in the teaching profession, this word profession, teaching profession करना, teaching line नहीं। point number 8, I have to give the examination, I have to give the examination, मुझे परीक्षा देना है, परीक्षा देना है। तो जब एग्जामिनेशन आप देते हैं तो आप गिव नहीं करते हैं, आप टेक करते हैं। I have to take the examination, so give the examination will be an incorrect sentence. We have to write, I have to take the examination. ध्यान रहे, जब एग्जामिनेशन देते हैं आप तो आप गिव नहीं करते हैं, आप टेक करते हैं। और टीचर जो आपका, जो टीचर हैं जो कंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन टेस्ट, वो क्या करते हैं, वो गिव करते हैं। यानी आपके टीचर जो कंडक्ट कर रहे हैं टेस्ट या एग्जामिनेशन को, वो टेस्ट या एग्जामिनेशन को क्या कर रहे हैं, वो गिव कर रहे हैं, और वी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको टेक करते हैं। सो गिव द एग्जामिनेशन, नॉट टेक द एग्जामिनेशन। नाउ पॉइंट नंबर 9, आई कांट बी एबल टू डू दिस, आई कांट बी एबल टू डू दिस, दिस इज रॉन्ग। क्या करेंगे, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आप याद रखें। अब इसको याद रखना, आप नोट करके लिखें कि एबल शब्द का प्रयोग कैन के साथ कभी करते ही नहीं है, क्योंकि कैन इटसेल्फ शोज एबिलिटी। ये इंग्लिश ग्रामर में कैन का यूज होता ही है एबिलिटी को दिखाने के लिए। सो आई कांट बी एबल टू डू दिस वर्क, रॉन्ग। सिंपल कहिए आप, आई एम नॉट एबल टू डू दिस। नाउ पॉइंट नंबर 10, ही टेक्स डिसएडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, वह मेरी कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। ही टेक्स डिसएडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, रॉन्ग। डिसएडवांटेज नहीं, ही टेक्स एडवांटेज, ही टेक्स एडवांटेज, इस पर ध्यान दो, टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। सो इसके पहले कि आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को जरा देखें और बताएं, सोचें क्या इसमें
इसके किसी भी पार्ट में कोई एरर है? आई हैड टू कीप स्टैंडिंग थ्रू आउट द जर्नी बिकॉज देयर वॉज नो प्लेस इन द रेलवे कंपार्टमेंट। मुझे पूरा सफ़र खड़ा रहना पड़ा क्योंकि रेलवे कंपार्टमेंट में कोई प्लेस नहीं था, कोई जगह नहीं था। यस, इसमें एक गलती है। नो प्लेस, आंसर इज 1 2 सी पोर्शन। ये नो प्लेस जो लिखा हुआ है, नो प्लेस, दिस इज रॉन्ग। नो प्लेस नहीं लिखते हैं, नो रूम, नो रूम, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ये रूम का मतलब क्या होता है? कन्वेज द मीनिंग ऑफ अनऑक्युपाइड प्लेस। अनऑक्युपाइड प्लेस, ऐसा जगह जो खाली हो। तो मेरा कहने का मतलब यही रहता है, रेलवे कंपार्टमेंट में जगह खाली नहीं था। तो कभी ऐसा ना कहें यस आई हैड टू कीप standing throughout the journey because there was no place in the railway compartment. गलत, there was no room in the railway compartment. Now look at the point number 12. See, drown means डूबना, लेकिन क्या डूबना? किसी व्यक्ति या लिविंग बींग्स का डूबना। ड्राउंड इसका V2 और V3 फॉर्म हुआ। सिंक मीन्स डूबना, लेकिन किसी वस्तु का डूबना या कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स का डूबना, और इसका V2 और V3 सैंक, संक। नाउ फ्लाई, V1 उड़ना, इसका V2 फ्लू, V3 फ्लोन। नाउ फ्लो मीन्स पानी इत्यादि का बहना, और इसका V2 फ्लोट, V3 फ्लोट। फाइंड मीन्स पाना, V2 फाउंड, V3 फाउंड। नाउ व्हेन फाउंड बिकम्स V1, जब फाउंड V1 होता है तो इसका मतलब नींव रखना, और इसका V2 फाउंडेड, V3 फाउंडेड। सो दीज आर अ फ्यू वर्ब्स एंड देयर V2 V3 वर्ब फॉर्म्स। ये वर्ब्स हैं, इसका V2 V3 फॉर्म्स है। अब वी ऑफन कमिट मिस्टेक्स कि डूबना है तो डूबना जो लिविंग बींग्स का डूबना है, किसी व्यक्ति का डूबना है, उसके जगह पर क्या हम लोग कर देते हैं? ड्राउन न करके सिंक कर देते हैं। और जहाँ पे सिंक करना चाहिए यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स का जहाँ डूबने का की बात हो या संदर्भ हो या सिचुएशन हो, वहाँ पर इनएडवर्टेंटली, अननोइंगली हमसे ड्राउन लग जाता है। एक क्वेश्चन है कि द बोट वॉज ड्राउन्ड इन द रिवर। द बोट वॉज ड्राउन्ड इन द रिवर, दिस इज रॉन्ग। ड्राउन्ड डूबना, लेकिन क्या डूबना? किसी व्यक्ति या सजीव चीज का डूबना, और बोट यहाँ पर क्या है? दिस इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ये मनुष्य नहीं है। तो रॉन्ग। हम लोगों को क्या करना चाहिए? यहाँ पर इस ड्राउन्ड को हटाइए और यहाँ पर क्या लिखेंगे? संक। चूंकि V3 है तो V3 लिखे। नाउ सेकेंड, अ स्मॉल बॉय वॉज संक इन द रिवर। बॉय ह्यूमन बींग, मनुष्य का डूबना के लिए, व्यक्ति या लिविंग बींग सजीव का डूबना के लिए हम लोग ड्राउन करते हैं। तो स्मॉल बॉय सजीव है, ह्यूमन बींग्स है, तो संक नहीं, यहाँ पर ड्राउंड करें। नाउ थर्ड, ऑल द रिवर्स आर ओवरफ्लोन। ऑल द रिवर्स आर ओवरफ्लोन, इस पर देखो, दिस इज रॉन्ग। फ्लोन ये क्या है? फ्लाई का V3 है। लुक हियर, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये फ्लाई का V3 है। उड़ना, जैसे बर्ड्स, पक्षी कैसे उड़ता है, उसका V3 है फ्लोन। और यहाँ पर बात क्या हो रही है? ऑल द रिवर्स आर फ्लोन मीन्स नदी का, यानी पानी बहने की बात हो रही है। तो जब पानी इत्यादि बहने की बात हो तब हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो करते हैं। अब इसका V2 V3 जैसी ज़रूरत है आप यूज़ करें। अभी हम लोग को V3 का ज़रूरत है, तो ओवरफ्लो नहीं करें, क्या करें? पानी का बहना का ओवरफ्लोड, तो इसको हटाइए और ये दिस इज रॉन्ग, और यहाँ लिखे ओवरफ्लोड, ये करें, दिस इज करेक्ट। नाउ सी, अ सोशल रिफॉर्मर हैज फाउंड द बेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन।
एक समाज सुधारक जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के बेस को फाउंड किए हैं। तो फाउंड यहाँ मतलब क्या, नींव रखने से है। तो नींव रखना यहाँ पर फाउंड क्या है, नींव रखने का फाउंड ये V1 होता है और ये लगाया हुआ है फाउंड, तो हम लोग क्या समझ लेंगे कि फाइंड का V3 फाउंड लगाया हुआ है, क्योंकि हैज़ के बाद तो V3 आता ही है पूरे इंग्लिश में। तो यहाँ पर V3 लगा हुआ है किसका, फाइंड पाना का भी लगा हुआ है, और हम लोगों को चाहिए फाउंड नींव रखने का V3, क्योंकि सिचुएशन ऐसा ही है। तो फाउंड का नींव रखने का V3 फाउंडेड, तो दिस वन इज रॉन्ग। इसे रिप्लेस इज विद फाउंडेड, इसको हटाइए और लिखिए फाउंडेड। लुक एट द पॉइंट नंबर 13। द पॉइंट 13 says we never use the word back with the followings। ये जो बैक टर्म है, ये शब्द है बैक, इस शब्द का प्रयोग हम सभी लोग इन सभी के साथ नहीं करते हैं। किसके साथ, रिटर्न, रिसीड, रिट्रोगेट, रिट्रीट, विदड्रॉ, रिवर्स, रिवर्ट, रीइंबर्स, इन सभी शब्दों के साथ वी नेवर यूज द टर्म बैक, कभी नहीं यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल्स के इसका मीनिंग इस तरीके से होता है, रिटर्न लौटना, रिसीड रिट्रोग्रेड, रिट्रीट पीछे हटना, विड्रॉ कुछ चीज़ वापस ले लेना, रिवर्स विपरीत दिशा में घुमाना, रिवर्ट हाँ वर्ब के तौर पर वापस लौटना या उल्टा करके रखना। इसका और भी यूज़ होता है, और भी कॉन्टेक्स्ट में इस टर्म का रिवर्ट का यूज़ होता है। रीइंबर्स खर्च किए हुए पैसे की भरपाई करना, देना। तो इन सभी के साथ हम लोग टर्म बैक कभी नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे ही रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, ही रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, रॉन्ग, ये गलत। ये रिटर्न के साथ बैक लगता ही नहीं है, तो इसे आप हटा दें, सिर्फ लिखे ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। नाउ सेकेंड, वी फोर्स्ड आवर एनिमीज टू रिट्रीट बैक, गलत। हम लोग अपने एनिमीज़ को वापस हटने के लिए फोर्स किए, तो रिट्रीट बैक, ये बैक इस्तेमाल नहीं होगा। इन सभी के साथ बैक पिच का यूज़ होता ही नहीं है। थर्ड, लेट्स रिवर्ट बैक टू द मेन पॉइंट, वंस अगेन रॉन्ग। चलो वापस मेन पॉइंट पर वापस आते हैं, वापस लौटते हैं, तो इस रिवर्ट के साथ ये बैक टर्म का यूज़ होगा नहीं, गलत। सिर्फ कहें लेट्स रिवर्ट टू द मेन पॉइंट। नाउ योर ट्रैवल एक्सपेंसेस विल बी रीइंबर्स्ड बैक, गलत। तुम्हारा ट्रैवल का जो एक्सपेंसेस है उसे रीइंबर्स कर दिया जाएगा, उसे वापस दे दिया जाएगा, गलत। ये रीइंबर्स के साथ बैक टर्म का यूज़ होगा ही नहीं। सो लाइकवाइज वी शुड रिमेंबर। नाउ पॉइंट नंबर 14, एक टर्म है रिफ्यूज़ एंड अनदर वन इज डिनाई। रिफ्यूज़ मीन्स अस्वीकार करना, किसी वस्तु को लेने से या कोई काम करने से, कोई एक्टिविटीज़ करने से इनकार कर देना, अस्वीकार कर देना। सेकेंड इज डिनाई, इसका मतलब भी अस्वीकार करना, लेकिन किसी बात या वक्तव्य को, स्टेटमेंट को मानने से इनकार कर देना, या पूर्व में कुछ क्रियाकलाप किए, कुछ एक्टिविटीज़ किए, लेकिन अब उसे मानने से इनकार करना। ऐसे सिचुएशन में डिनाई का यूज़ होता है। अब एक क्वेश्चन जैसे है, ही डिनाइड माई प्रपोजल, वो मेरे प्रस्ताव को डिनाई कर दिया, गलत। दिस इज रॉन्ग। प्रपोजल यानी प्रस्ताव को डिनाई नहीं, रिफ्यूज़ करेगा, तो इसको दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या लिखना होगा, रिफ्यूज्ड, he refused my proposal. Now this question, the minister refused that he was indulged in this forgery case. मिनिस्टर इस बात को मानने से इनकार कर दिए कि वो किसी भी फॉर्जरी केस में
इंडल्ज थे, लिप थे, रॉन्ग। बिकॉज ये क्या है मिनिस्टर, इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो किसी बात को मानने से इनकार करना, या पहले कोई एक्टिविटीज़ किया अब जब बोल रहे हैं तो तब इनकार कर देना, नहीं मानना, तब हम लोग रिफ्यूज़ नहीं करते हैं। इसके जगह पर क्या करेंगे, डिनाई। इसका ये V2 में लिखा हुआ है, V2 दे दो। ही, so the sentence will be, the minister denied that he was indulged in this forgery case. Point number 15 में एक शब्द है but for। इस टर्म but for का यूज़ किस संदर्भ में किया जा सकता है, के बिना विदाउट न लिखकर हम लोग but for का यूज़ कर सकते हैं ऐसे। इसके बारे में और भी बातें हैं, अभी बस इतना जानो। बट फॉर किसके जगह पर यूज कर सकते हैं, विदाउट, के बिना के अर्थ में इस संदर्भ में यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे सहयोग के बिना मैं यह सफलता नहीं पा सकता था, इसको कैसे बोल सकते हैं, ऐसे, बट फॉर योर हेल्प, ये हो गया तुम्हारी मदद के बिना। Message given, I couldn't have got this success. We can use this, the term but for का use ऐसे हम लोग करते हैं। Now point number 16, एक है पेन का मतलब दर्द। कैसा दर्द, when there is a cut or an injury, जब कोई कटने छटने से, इंजर्ड होने से दर्द होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेन। सेकेंड इज एक, इसका मतलब भी दर्द। इसमें कटता छटता नहीं है, कटने छटने की बात नहीं होती है यहाँ पर। इंटरनल मस्कुलर पेन, कटता छटता तो नहीं है बट दर्द होता है। दिस इज व्हाट इज रिटन, इंटरनल मस्कुलर प्रिक। अब जैसे दांत का दर्द, टूथएक, सर का दर्द, हेडेक, इसी तरीके से यूज करते हैं। तो पेन एंड एक में डिफरेंस। नाउ पॉइंट नंबर 17, सिक। इसका मतलब हल्की फुल्की अस्वस्थता, स्लाइट इंडिस्पोजिशन, हल्की फुल्की अस्वस्थता। और इल मीन्स समवन, जब संदर्भ कॉन्टेक्स्ट से ये पता चले कि समवन इज बेड-रिडन, बिल्कुल बेड-रिडन है, एक लंबी बीमारी को हम लोग लंबी बीमारी के अर्थ में इल शब्द का यूज़ करते हैं। सो सिक, हल्की फुल्की अस्वस्थता। सपोज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आई एम अटेंडिंग द क्लास, सर आई वांट टू गो बैक होम एज आई फील सिक। इल नहीं, अगर इल होते तो आते ही नहीं, इल होते तो हम यहाँ आते ही नहीं, तो इल नहीं। आई वॉन्ट टू गो बैक होम एज आई फील सिक, हल्की फुल्की अस्वस्थता। अनदर एग्जाम्पल, अब जैसे लगे कि वो बेड-रिडन है, बेड पे पड़ा हुआ है, एक लंबी बीमारी है, तब क्या करना, इल। जैसे ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 10 days बिकॉज ही इज इल, नॉट सिक। So please take care of all these points. Understand the point number 18. We don't use the term again with the followings. इन सभी शब्दों के साथ again शब्द का यूज हम लोग नहीं करते हैं। कौन कौन, regain, repeat, reinstate, reborn, reconstruct, या और भी ऐसे कोई भी शब्दों के साथ हम लोग अगेन शब्द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही regained his lost position again। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, we shall be wrong, हम लोग गलत हो जाएंगे। He regained his lost position, बस इस अगेन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिगेन का मतलब पुनः प्राप्त करना होता ही है, इसलिए अगेन नहीं, सिर्फ बोलना होगा he regained his lost position, बस। Now
पॉइंट नंबर 19, वी नेवर यूज नॉट विथ ऑल दीज वर्ब्स। इन सभी शब्दों के साथ हम लोग नॉट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लाइक प्रिवेंट, स्टॉप, प्रोहिबिट, डिबार, फॉरबिड, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। इन सबों के साथ नॉट शब्द का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये खुद ही मना करने वाला शब्द है। नाउ टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ही रिफ्रेन्ड मी फ्रॉम नॉट स्मोकिंग। गलत, ये रिफ्रेन के साथ नॉट नहीं, दिस इज रॉन्ग। सिर्फ बोलना होगा ही रिफ्रेन्ड मी फ्रॉम स्मोकिंग, दिस वन इज करेक्ट। लाइकवाइज इन सबों के साथ हम लोगों को नॉट नहीं लगाना है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, ये प्रिवेंट, स्टॉप, प्रोहिबिट, डिबार, इन सबों का मतलब क्या होता है? रोकना। फॉरबिड का मतलब मना करना, मना करना। इन चारों का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो दीज आर वर्ब्स, ये तो वर्ब्स हैं, तो इन वर्ब्स के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ही, और इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम और फिर भी फो। किसके साथ? प्रिवेंट, स्टॉप, प्रोहिबिट एंड डिबार के साथ। वर्ब है, ऑब्जेक्ट आया, फ्रॉम, फिर भी फो। जैसे एग्जाम्पल में, वह मुझे वहाँ जाने से रोका, तो ही प्रिवेंटेड, ये वर्ब हुआ, और रोकना का असर किस पर? मुझे पर। वह मुझे वहाँ जाने से रोका, तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, फिर भी फोर, फ्रॉम गोइंग देयर। इसमें याद रखना है, कभी हम लोग नहीं बोलेंगे ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। एंड इसको देखो, फॉरबिड के बाद ये जो है, इसके बाद ये भी फॉरबिड मीन्स मना करना, ये भी वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और लेकिन जब इसके साथ व्हेन वर्ब हैज़ टू बी यूज्ड विद इट, तब आप करेंगे टू प्लस V1। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसी बात को कहते हैं, वह मुझे वहाँ जाने से मना किया, तो ही फॉरबिड का V2 फॉरबिड, वह मुझे वहाँ जाने से मना किया, सिंपल पास्ट इज, V2 इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग हियर। तो ही फॉरबिड और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो मना करने का सर मुझ पे, इट मीन्स मी इज द ऑब्जेक्ट। ही फॉरबिड मी, फॉरबिड मी, अब टू प्लस V1, टू गो देयर, ये सही होगा। अगर हम लोग कह देते हैं ही फॉरबिड मी फ्रॉम गोइंग देयर, जैसा कि इस केस में कर रहे थे, तो गलत होगा। तो इसके साथ, इन सबों के साथ फ्रॉम और फॉरबिड के साथ टू प्लस V1, और इन सबों के साथ फ्रॉम प्लस V4। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कम टू द पॉइंट नंबर 20। अब पॉइंट नंबर 20 में देखें, एक है सपोजिंग इफ। हमेशा याद रखें, सपोजिंग इफ दिस टू वर्ड्स आर नॉट यूज्ड टुगेदर। सपोजिंग इफ, इन दोनों को एक साथ कभी भी यूज नहीं करते हैं। या तो आप ये करें सपोज, ये ठीक है, या फिर आप सिर्फ इफ का यूज करें। दोनों एक साथ, सपोजिंग इफ एक साथ हरगिज यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल, सपोजिंग इफ द टीचर कम्स हियर, गलत। क्या होना चाहिए? सपोज द टीचर कम्स हियर, दिस वन इज करेक्ट। सिर्फ सपोज, सपोजिंग इफ बिल्कुल नहीं। नाउ पॉइंट नंबर 21। अब इन कुछ एक्सप्रेशंस को देखें। विद बैग एंड बैगेज, कभी नहीं। बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी विद नहीं लगाते हैं, सिर्फ कहते हैं बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। बुढ़िया बिस्तर सहित, बुढ़िया बिस्तर के साथ। टू, विथ टूथ एंड नेल, गलत। सिर्फ हम लोग कहते हैं
टूथ एंड नेल विद का यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब पूरी शक्ति के साथ। 3 विद हार्ट एंड सोल, पूरे गलत, इसके साथ भी विद नहीं लगाते हैं, सिर्फ कहें हार्ट एंड सोल, दिलो जान से। इट मीन्स बैग एंड बैगेज, टूथ एंड नेल एंड हार्ट एंड सोल के साथ विद हरगिज नहीं लगाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट 22, द ग्रेट अकबर, रॉन्ग। द ग्रेट इनफैक्ट इज अ टाइटल, तो इसको अंत में हम लोग लिखते हैं क्या, और करेक्ट क्या होगा, अकबर द ग्रेट, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ पॉइंट नंबर 23, कज़न। कज़न का मतलब ही होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन। सो नेवर यूज द टर्म ब्रदर और सिस्टर विद दिस टर्म कज़न। ये ब्रदर और सिस्टर टर्म का यूज इस कज़न के साथ हरगिज नहीं करें। जैसे ही इज़ माई कज़न ब्रदर, गलत, ही इज़ माई कज़न ब्रदर नहीं, आप इस ब्रदर को हटाएं, इसे हटाएं, सिर्फ आप कहें ही इज़ माई कज़न, बस। तो अब भाई है या बहन है, हम लोगों को किस चीज़ से समझना है, ही से तो हम लोग समझ जाएंगे ये चचेरा भाई है। अगर यही रहता सी इज़ माई कज़न, तो हम समझ जाते वो चचेरा मेरा या जो भी है बहन है। तो इसके साथ कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर टर्म का यूज़ नहीं। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 24, होप। होप इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन द पॉजिटिव सेंस। इसका यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, यानी कि हम जब चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही हो, तब हम लोग होप शब्द का यूज़ करते हैं। एंड फियर, जब रिज़ल्ट ख़राब रिज़ल्ट की बात हो तब हम लोग फियर करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे आई होप सी विल फेल, गलत, उम्मीद है कि वह फेल कर जाएगी। तो इनफैक्ट हम तो चाहते नहीं कि वो फेल करे, एंड तो ये एक निगेटिव सेंस है। तो हम लोग इसमें ये होप नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आई फियर सी विल फेल। तो निगेटिव सेंस में हम लोग फियर का यूज़ करते हैं। अफ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम अफ्रेड सी विल फेल, ऐसे भी बोल सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 25, ध्यान रखना, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब एक ही होता है, के बावजूद। यू कैन यूज़ ईदर ऑफ दिस टू, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि जब डिस्पाइट का यूज़ करेंगे तो ऑफ हरगिज़ नहीं लगाना है, इन स्पाइट का यूज़ करेंगे तो ऑफ ज़रूर लगाना है। सेकेंड, कंप्राइज या कंसिस्ट ऑफ, दोनों का एक ही मतलब, का बना होना, फिर वही ध्यान देना है, कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, कोई ऑफ नहीं, कोई प्रीपोजिशन नहीं, जबकि कंसिस्ट के साथ ऑफ लगेगा। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी इनटू, दोनों का सेम मतलब, तहकीकात करना। ध्यान ये देना है, इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, इंक्वायर का यूज़ करेंगे तो इनटू लगाना ज़रूरी है। सो वी हैव टू लर्न ऑल दिस। नाउ पॉइंट नंबर 26 में देखो, ही इज स्टैंडिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, वह एक पेड़ की छाया में खड़ा है। तो ही इज स्टैंडिंग अंडर द शेड, इसको देखो, नो, दिस इज रॉन्ग, अंडर नहीं करो, सी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, तो दिस वन विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ पॉइंट नंबर 27 में आ जाओ, एक शब्द है फॉर, यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस टर्म, फॉर है। अब इस फॉर को वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड फॉर इन 3 कॉन्टेक्स्ट्स, इन 3 सिचुएशंस। हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं 3 तरीके से, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं 3 कॉन्टेक्स्ट में। एक देखो, के लिए, जैसे तुम बोलते हो के लिए के अर्थ में, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। के लिए के अर्थ में हम लोग फॉर यूज़ किए, गुड, फर्स्ट केस जहां हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड,
के बावजूद का सेंस देने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर का, ठीक ना। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो अब के बावजूद के अर्थ में भी फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो, दौलत होने के बावजूद वह नाखुश है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फॉर ऑल हिज वेल्थ he is unhappy, ऐसे यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज लाइक दिस। तो फॉर ऑल हिज वेल्थ, दौलत होने के बावजूद कर सकते हैं। नंबर थर्ड, फॉर, क्योंकि। ये क्योंकि का भी मीनिंग दे देगा, कब, जब ये दो क्लाउजेस को कनेक्ट करेगा, यानी जब ये कंजंक्शन का काम करेगा, कंजंक्शन का काम करता है ये फॉर, तब ये क्या करता है, क्योंकि का मीनिंग देगा। इस एग्जाम्पल देखो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम दूसरों की मदद करते हो। इसको ऐसे बनाइए, गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल हेल्प यू। अब बिकॉज की जगह क्या हम लोग कर रहे हैं, फॉर यू हेल्प अदर्स। सो हम लोग यहां पर फॉर का यूज एक कंजंक्शन के तौर पे यूज किए हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स, आई एम कॉलिंग देम noteworthy points or noteworthy sentences that I have taught you under the chapter, noteworthy sentences or noteworthy points. Point number 28, never say, कभी नहीं बोलना, please do the needful, जैसी जरूरत हो वैसी करें, कभी नहीं, please do the needful, never, please speak, please do what is necessary, ऐसा कहें, please do what is necessary. Point number 21, what is the cost of this pen, गलत, what is the cost नहीं, what is the price of this pen, this one will be correct. As a customer, जो हम लोग पैसा देते हैं शॉपकीपर को, उसको हम लोग प्राइस कहते हैं। शॉपकीपर जो दूसरे को देता है, जहाँ से वो लाता है सामान या जो कुछ भी whatever expenditure he has incurred on himself to bring that product to a customer, जो भी खर्च हुआ शॉपकीपर का एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक लाने के लिए, उस रकम को शॉपकीपर कॉस्ट कहेगा, लेकिन एज ए कस्टमर हम लोग क्या कहेंगे, प्राइस। तो हमें पेन खरीदना है तो हम लोग जाकर क्या बोलेंगे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, व्हाट इज द कॉस्ट नहीं, कॉस्ट दुकानदार को देना है, उसको पे करना है इस एक प्रोडक्ट को हमारे तक पहुंचाने के लिए। पॉइंट नंबर 30, ही हैज़ गॉन टू फॉरेन, गलत, नेवर से लाइक दिस, से ही हैज़ गॉन अब्रॉड। पॉइंट नंबर 31, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, रॉन्ग, नेवर से टू, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, स्पीक लाइक दिस। फार वर्थ, नेवर यूज दिस फार वर्थ, वर्द के साथ ये फार कभी नहीं लगाना है। जैसे दिस इज अ नोवेल फार वर्थ रीडिंग, रॉन्ग, सिर्फ इतना कहें, दिस इज अ नोवेल वर्थ रीडिंग। ये फार शब्द का प्रयोग वर्द के साथ नहीं लगाते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 33। ये एक दो वर्ब्स है, देयर आर टू वर्ब्स, वन नो एंड सेकेंड लर्न। ये दो वर्ब्स है, ध्यान रहे, जब इन दोनों वर्ब्स के बाद, नो और लर्न के बाद, अगर 2 + V1 लिखना हो, 2 + V1 लिखना हो, तब याद रखें इसके पहले 2 + V1 के पहले एक WH वर्ड आता है, जैसी जरूरत हो। एज पर रिक्वायरमेंट वी यूज अ WH वर्ड बिफोर 2 + V1। जैसे वह तैरना जानता है, तो इसका अगर हम लोग बनाते हैं, ही नोज, वह जानता है, पीछे से आ गया हो वर्ब 1 के पहले 2, ही नोज टू स्विम। अगर हम लोग ऐसा करते हैं
तब गलत हो जाएंगे, दिस इज रॉन्ग। क्या लिखना चाहिए? ही नोज, ये नो हुआ। अब इसके बाद 2 + V1 लिखना है, तो 2 + V1 के पहले एक WH वर्ड जरूरत के मुताबिक लिखें। तो क्या लिखेंगे? ही नोज हाउ टू स्विम। नाउ दिस सेंटेंस विल बी द करेक्ट वन, सो टेक केयर। सेम इज द केस विद द वर्ब लर्न। इस लर्न के बाद भी अगर 2 + V1 लिखना हो तो ज़रूरत के मुताबिक हम लोग एक WH वर्ड यहाँ लिखेंगे लर्न के बाद, तब 2 + V1 लिखेंगे। जैसे नॉर्मली क्या है, जैसे हम लोग कैसे बनाते हैं, वह चाय बनाना सीख रही है, तो वह सीख रही है। बेसिक्स में हम लोग ऐसे ही पढ़े थे, शुरू वाला सब्जेक्ट और अंत वाला वर्ब को लेकर पहले बनाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सी इज लर्निंग, फिर पीछे से आगे आना है। अगर वर्ब 1 है तो 2 लगाते हैं, ऐसे ही हम लोग सीखे थे। तो बनाना V1 है, 2 लगाइए, टू मेक टी। अगर हम लोग ऐसा किए वी आर रॉन्ग। वह क्या होना चाहिए? सी इज लर्निंग। अब ये लर्न के बाद 2 + V1 लिखना है, तो हम लोगों को एक WH वर्ड लिखना ही होगा। तो क्या लिखेंगे? सी इज लर्निंग हाउ टू मेक टी। ये सही सेंटेंस होगा। दरअसल यही बोलना चाहता है कि वह सीख रही है कि चाय कैसे बनाया जाता है। तो जैसी जरूरत हो एक WH वर्ड हम लोग डालेंगे, ठीक। नाउ पॉइंट नंबर 34, लुक एट दिस वर्ड इवन। इवन का मतलब भी। अब इसके बारे में जानना है कि ये जो शब्द इवन है, इवन इज रिटन एग्जैक्टली बिफोर द वर्ड और क्लाउज। बिफोर द वर्ड और क्लाउज इट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर। इस इवन शब्द का जिसका हिंदी मतलब भी होता है, इस इवन को उस वर्ड या क्लाउज के ठीक पहले लिखा जाता है जिसके लिए वास्तव में इसका यूज होता है। जरा देखिए इसको, एग्जाम्पल समझिए। एक सेंटेंस है, वह भी अंग्रेजी जानता है। तो जरा सोचें कि ये भी किसके लिए प्रयोग हुआ है? वह भी अंग्रेजी जानता है। इफ यू थिंक अ लिटिल यू विल गेट टू नो दैट दिस टर्म भी इज बीइंग यूज्ड फॉर द वर्ड वह। ये भी वह के लिए यूज हो रहा है, तो इंग्लिश में ही के पहले इवन लगना चाहिए। तो क्या करोगे? इवन ही नोज इंग्लिश। वह अंग्रेजी भी जानता है। अब इसको गौर करो, वह अंग्रेजी भी जानता है, तो इस भी का यूज अब किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ पर तो भी का यूज वह भी अंग्रेजी जानता है, तो तुम सोचोगे तो इस भी का यूज इस शब्द वह के लिए हुआ, वह के लिए, तो हम लोग ही के पहले इवन किए। अब इसमें वह अंग्रेजी भी जानता है, जरा सोच कर देखो। अब इस भी का यूज अंग्रेजी के लिए हो रहा है, तो इंग्लिश बनाएंगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो इवन को कहाँ रखा जाएगा? इंग्लिश के ठीक पहले। तो क्या करोगे? ही नोज इवन इंग्लिश। अब आइए, वह अंग्रेजी जानता भी है। अब देखो, अब इस भी का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? जानना के लिए। अब चूंकि इस भी का यूज इस जानना टर्म के लिए हो रहा है, तो अब नो के ठीक पहले हम लोग इवन लगाएंगे। तो ही इवन knows English. So in this way, please take care of the use of this term even. इसे एक एरर से समझो, एरर कैसे पूछता है। चल लेते हैं। जैसे the question is, even many people carry an infection
विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स, नो एरर। अब इस क्वेश्चन में आपको एरर ढूंढना है। तो इसमें ये क्या कहना चाहता है, बहुत सारे लोग इन्फेक्शन को कैरी करते हैं बिना इसका सिम्टम्स दिखाए हुए भी, यही कहना चाहता है। तो गौर करें कि इसमें इस शब्द इवन का यूज़ किसके लिए हुआ है, बहुत सारे लोग के लिए हुआ है क्या? तो इसको गौर से देखो, बहुत सारे लोग इन्फेक्शन को कैरी करते हैं बिना इसका सिम्टम्स दिखाए हुए भी, बिना इसका लक्षण दिखाए हुए भी। तो जरा गौर से सोचो, इस भी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स। तब इस इवन शब्द को यहां नहीं होना चाहिए, इस इवन शब्द को क्या होना चाहिए? विदाउट के पहले, क्योंकि बिना लक्षण दिखाए हुए भी, यानी ये पूरे क्लाउज के लिए यूज हुआ है। द रूल सेज द सेम थिंग कि उस इवन का यूज उस वर्ड के ठीक पहले होता है। इवन को उस वर्ड के ठीक पहले लिखते हैं या उस क्लाउज के ठीक पहले लिखते हैं जिसके लिए उसका वास्तव में प्रयोग होता है, इट इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर। तो इसका यूज अभी कहाँ हो रहा है? ये पूरे क्लाउज के लिए हो रहा है। तो इवन को यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ, इसलिए आंसर ए होना चाहिए। ए, इवन हैज़ बीन प्लेस्ड एट अ रॉन्ग प्लेस, इसको गलत जगह लिखा गया है। तो सही मायने में क्या होना चाहिए? इसको हटाइए और हो जाएगा मेनी पीपल कैरी एन इन्फेक्शन इवन विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स। सो दिस थिंग पॉइंट 35 सेज, ये आई हैव परचेज दिस पेन इन 10 रुपीज़, ये नहीं मैंने इस कलम को 10 रुपये में ख़रीदा है, ये नहीं होगा, मैंने इस कलम को 10 रुपये में ख़रीदा है। तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? आई हैव परचेज दिस पेन फॉर 10 रुपीज़, दिस वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस, इन 10 रुपीज़ नहीं। सो ध्यान रखना। इन द पॉइंट नंबर 36, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट का मीन्स जलवायु, वेदर मीन्स मौसम। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इट इज़ समथिंग परमानेंट, इट इज़ ऑलमोस्ट अ परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ रीजन और एरिया। ये क्लाइमेट किसी जगह का, किसी रीजन का, किसी एरिया का परमानेंट वातावरण जो है उसके कंडीशन को कहते हैं, जो उस एरिया का, जो रीजन का परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, उसको कहते हैं क्लाइमेट। हर जगह का अपना अपना क्लाइमेट होता है, हर एरिया का, हर रीजन का। सो क्लाइमेट इन फैक्ट इज समथिंग परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ रीजन एंड एरिया। वो किसी एरिया का परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है। लेकिन ये वेदर जो है, ये क्या है? वेदर मीन्स मौसम। मौसम कभी भी बदल सकता है, मौसम कभी बदल सकता है। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा है दैट कैन चेंज एनी मोमेंट, कभी बदल सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना बेहद ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, द वेदर ऑफ शिमला इज कॉन्जेनियल टू हिज हेल्थ सो ही प्रेफर्स लिविंग देयर, नो एरर। कहता है कि शिमला का वेदर कॉन्जेनियल है, उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, इसलिए वह वहाँ रहना पसंद करता है। अब वेदर के लिए वो शिमला में नहीं रहना चाहता है, वेदर तो कभी भी चेंज हो सकता है। अभी गर्मी का सीज़न है, अगर बारिश हो सकती है किसी मोमेंट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो रेनी सीजन आ गया। इट इज़ वेदर दैट कैन चेंज एनी मोमेंट। तो द वेदर ऑफ शिमला इज़ कॉन्जेनियल टू हिज हेल्थ, तो वो जो है वो शिमला में रहेगा वेदर के लिए नहीं, उसके क्लाइमेट के लिए, जो वहाँ का परमानेंट चीज़ है। देयरफॉर यहाँ पे वेदर नहीं, आंसर विल बी ए। वेदर को हटाइए और प्लीज यूज क्लाइमेट, नॉट वेदर। सो दीज आर some points.
So we have studied these points under the chapter noteworthy points or sentences. So these are very important. You please watch this video and understand each and every point. Maybe they will come in your use and while solving the questions. Okay then, thank you.